हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षायन 3.0। हेलो, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एसबीआई क्लर्क के स्ट्रैटेजी के ऊपर। यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात करूंगा कि अभी जो रिसेंटली जो एग्जामिनेशन होने वाला है एसबीआई क्लर्क का, उसको कैसे अटेम्प्ट करें कि एक बार में हमारा क्या हो जाए, प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। और मैं बता दूं कि मैं वही सारे स्ट्रैटेजी आज बताने वाला हूँ जो मैंने खुद इस्तेमाल किया है और जिससे मुझे सक्सेस मिला है। यानी कि आज का जो भी स्ट्रैटेजी होने वाला है, कैसे एग्जामिनेशन देना है ताकि एक बार में हम प्रीलिम्स को क्लियर कर लें, ये पूरा पूरा स्ट्रैटेजी मेरा खुद का है। मैंने इसी को इस्तेमाल किया और इसी से मैंने एग्जामिनेशन को क्लियर भी किया है। तो फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी की बात करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। जो लोग चैनल पर नए होंगे अभी तक, तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तो चलिए गाइस, हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खुद के चैनल शिक्षायन 3.0 पे, जिसका टैगलाइन है कि आप फॉलो द एक्सलो। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि मैं बैंक एसएससी और कैट के लिए लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास लेता हूँ और ये कुछ क्रेडेंशियल है मेरे बारे में जो कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्ट्रैटेजी की ओर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है क्या कि हाउ टू गिव एग्जाम टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, यानी प्रीलिम्स एग्जाम इन वन अटेम्प्ट। यानी किस तरीके से एग्जामिनेशन को दिया जाए, किस तरीके से एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया जाए कि एक बार में प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो जाए। हम लोग बात करें प्रीलिम्स के ऊपर, अगर मेंस का वीडियो चाहिए तो मेंस के ऊपर मैं भी बात कर लूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में एक बना दूंगा कि मेंस का कैसे पढ़ा जाए कि एक बार में मेंस भी हमारा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एक चीज, फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन के अंदर कुछ फैक्टर होते हैं, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स को आसानी से क्लियर कर पाते हैं। हम उस फैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जैसे पहला फैक्टर हमारा क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। किसी भी एग्जामिनेशन को देते समय सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। यानी सिलेक्शन इज ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करेंगे क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करते हैं और किस क्वेश्चन को कैसे बनाना, उन सब पर बात करने वाले हैं। यानी पहला फैक्टर होता है हमारा क्या, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं वो लोग टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमको पता है कि एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में ये एग्जामिनेशन 1 आवर का होता है, जिसमें 3 सेक्शन होते हैं, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, और सभी के लिए 20 मिनट डेडिकेटेड होता है। यानी 20-20 मिनट सभी के लिए आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन को देने के लिए। यानी कि टाइम आपको फिक्स है, टाइम आपका क्या है, फिक्स है। यानी टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छा से कर लेते हो, टाइम मैनेजमेंट अच्छा से कर लेते हो, जो देन थर्ड फैक्टर आता है वो आता है क्या, मैक्सिमाइज द अटेम्प्टेड क्वेश्चन। यानी कि जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, उसको मैक्सिमाइज करें। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन अच्छा हो जाता है क्वेश्चन का, जैसे ही आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, इसको करने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद हो जाता है। यानी कि अगर हमने अच्छे से सिलेक्शन कर लिया, हमने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लिया, देन क्वेश्चन खुद ब खुद ज्यादा हम बना पाएंगे। यानी मैक्सिमाइजेशन खुद ब खुद हो जाता है। समझ रहे गाइस? यानी कि ये दो फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर नंबर 1 एंड फैक्टर नंबर 2। देन बात करते हैं हम लोग फोर्थ फैक्टर, विच इज कट ऑफ एनालिसिस। यानी प्रीवियस ईयर के क्या कट ऑफ था। जब हमको पता होगा कि हमारा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। यानी हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, उसके बाद सेट हो जाएगा। लेट सपोज कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ 70 गया था, यानी कि हमारा टारगेट होगा कि इस बार 75 प्लस, यानी 75 एटलीस्ट 75 करेक्ट क्वेश्चन बनना है। ये हमारा टारगेट होगा। तो टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहला चीज जो हमको पता होना चाहिए, दैट इज कट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो कट ऑफ का एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सबकी ओर बात करने वाले हैं। यानी हम लोग बात करें कट ऑफ एनालिसिस, जो हम भी करेंगे हम लोग। और ये दो ऊपर का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको कैसे देखना है हम लोग, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्या, हाउ टू सेलेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे सेलेक्ट किया जाए, तो इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या फैक्टर्स होते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। यानी कि हम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले, एग्जामिनेशन देने वाले, तो उस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान हमारा कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना होगा। यानी हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। सेकेंड, टाइम देंगे अकॉर्डिंगली। यानी टाइम हमारे पास, हमको पता है हर एक सेशन के लिए 20 मिनट की टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको सोचना होगा कि क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें। यानी टाइम इज इंपॉर्टेंट अगेन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सब्जेक्ट। यानी किस सब्जेक्ट
को हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अगर हम मैथ की बात करते हैं, मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिससे क्वेश्चन आता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन आएगा। हम कलर की बात करें, सिंप्लीफिकेशन होगा, सीरीज होगा, क्वाड्रेटिक होगा, फिर हमारे पास डीआई होगा एंड फिर वर्ड प्रॉब्लम होगा। ये मेजर सेक्शन है जहां से मैथ में क्वेश्चन आते हैं। अगर सपोज कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया सिंप्लीफिकेशन है, पहले सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को यूज करेंगे, फिर सीरीज को बनाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक को बनाएंगे। इन सब को बनाने में हमको पता है कम से कम समय लगा, क्योंकि हमने इस पे क्या किया है, प्रैक्टिस किया है। हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया है। दिस बिकेम आवर स्ट्रॉन्ग एरिया। यानी स्ट्रॉन्ग एरिया करने का मतलब ये नहीं कि मुझे आता है, मैंने किस पे ज्यादा प्रैक्टिस किया है, मैंने किस किस टॉपिक को कम से कम समय बना पा रहा हूं एग्जामिनेशन में, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया। ठीक है, और कम से कम समय बना पा रहा हूं, दैट मींस टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा। तो ये होने के बाद हम लोग के पास दो ऑप्शन बचता है, तो डी अटेम्प्ट करें या तो वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट करें। अगर वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है तो मैं प्रेफर करता हूं डीआई को अटेम्प्ट करना। क्यों, ये अगर एक बार डेटा को मैं समझ गया तो डीआई से 5 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन। एक सेट के डीआई से 5 क्वेश्चन बनते हैं। अगर डेटा मुझे आसानी से समझ में आ गया तो हो सकता है कि बाकी जो ये 5 क्वेश्चन है मैं इसको 3 मिनट में सॉल्व कर पाऊं। वहीं अगर वर्ड प्रॉब्लम बनाने गया और गलती से वर्ड प्रॉब्लम का सिलेक्शन गलत हो गया तो ये वर्ड प्रॉब्लम 3 मिनट ले लेगा और एक क्वेश्चन बन पाएगा। तो उससे बेटर होता है कि डीआई को अटेम्प्ट करें। तो डीआई के ऊपर प्रैक्टिस अगर आपने किया है तो डीआई को अटेम्प्ट करें, एंड देन लास्ट में जब ऊपर का ये सारी चीजें अटेम्प्ट हो चुके हैं देन गो फॉर वर्ड प्रॉब्लम, अगर समय बचता है तो। समझ रहे गाइस, तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एरिया को चूज करते हैं। वैसे ही अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं जिसको हम लोग करना होता है, जैसे पैसेज, फिर हमारा पैराजम्बल्स, फिर हमारा क्लोज टेस्ट, फिर हमारे पास डबल फिलर्स आता है, इसको डबल फिलर्स बोल रहे हैं, डबल में लिखा है डबल फिलर्स। ये सिंगल फिलर्स भी हो सकता है, ये सिंगल फिलर्स भी हो सकता है, डबल फिलर्स भी हो सकता है, सिंगल फिलर्स हो सकता है। फिर कॉमन एरर हो सकता है, फिर हमारा सेंटेंस मैचिंग हो सकता है। ये पर्टिकुलर टॉपिक है जहां से इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करते समय आपको क्या करना है कि पहले पैसेज को छोड़ देना है और पहले इन सब को अटेम्प्ट करना है। पहले क्या करना है, इन सारी चीजों को अटेम्प्ट करना है और कोशिश करना है कि इन सारी चीजों को 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लें। 10 मिनट के अंदर क्या कर ले, सॉल्व कर ले, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट है, 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले। एंड देन चले जाए कहाँ, पैसेज के ऊपर। देन कहाँ चले जाए, पैसेज के ऊपर। अब क्वेश्चन आपसे उठेगा कि सर हम सेलेक्ट तो करें, तो सेलेक्ट करते कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। जैसे हमको पता है कि इंग्लिश में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथ की बात करते हैं 1 से लेकर 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ, ये कैसे जज करेंगे। मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट तो कर लिया कि ये क्वेश्चन है, बट कौन सा क्वेश्चन कहाँ है उसको ढूंढने में तो तकलीफ होगा आपको सेलेक्ट करने के लिए। तो उस सिलेक्शन के लिए एग्जामिनेशन में होता है एक मार्क फॉर रिव्यू, जो कि हम लोग बात करने वाले टाइम मैनेजमेंट के फैक्टर। ठीक है, क्योंकि वो टाइम को मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठता है, आपको सर आपने मैथ के बारे में बताया, इंग्लिश के बारे में बताया, रीजनिंग के बारे में तो कुछ नहीं बताया। मेरे भाई मेरे बंधु ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में आपको सिलेक्शन तो करना ही है, लेकिन मैं बता दूं रीजनिंग का सिलेक्शन कैसे होगा, मैं बताता हूँ। लेकिन रीजनिंग में क्योंकि हमको 30+ क्वेश्चन बनाना है, कोशिश करना है कि 35 का 35 बन जाए, तो यहाँ पर सिलेक्शन ज्यादा मैटर नहीं कर पाता है। बट सिलेक्शन यहाँ पे भी करना है आपको। कैसे करना है मैं बताता हूँ। मैंने बाकी चीजों को इरेज कर दिया। रीजनिंग में आपको पता है कि एग्जामिनेशन में कम से कम 4 पजल होंगे, 4 पजल होंगे। इस 4 पजल को पहले अटेम्प्ट करना है पहले के मिनट में, यानी कि पहले के 10 मिनट के अंदर कोशिश करना है कि 4 पजल अटेम्प्ट हो जाए। 12 मिनट के अंदर ये 4 पजल अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, यानी 20 क्वेश्चन आपका सॉल्व करना चाहिए। कितने मिनट में, 12 मिनट में। बाकी का जो 8 मिनट बचा उसमें आपका 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, जिसमें आपका हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन हो, इजी होता है, 1 या 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है। फिर हो सकता है इनइक्वालिटी से क्वेश्चन हो, ये भी 1 या 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है। 2 से 3 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाता है अगर आता है तो। फिर हमारे पास होता था ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हो, ये भी 1 मिनट का क्वेश्चन होता है। डायरेक्शन से क्वेश्चन हो, 1 मिनट का क्वेश्चन होता है। तो आपको इस तरीके से चूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और कोशिश करना है कि 20 मिनट में रीजनिंग कंफर्म है कि 35 क्वेश्चन बन जाए। अब ये 20 मिनट नहीं होगा आपके पास, रिमेंबर मैं बात कर रहा हूँ सबको 20 मिनट में दे तो रहा हूँ, एग्जामिनेशन दिया रहेगा,
लेकिन आपके पास 20 मिनट नहीं होंगे। हर एक सेक्शन के लिए आपके पास मात्र 19 मिनट होंगे। कितने मिनट? 19 मिनट। रेदर मैं कहूं कि 18 मिनट। यानी आपको क्या करना है कि आपका सारा एग्जामिनेशन 18 मिनट का ही होना है। अब कहिए सर 2 मिनट क्यों हटा रहे हैं? 2 मिनट कहाँ जाएगा? तो मैं बताता हूँ 2 मिनट कहाँ जाएगा। उससे पहले हम लोग देख ले टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि 2 मिनट कहाँ जाएगा। देखिए टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या है? देखिए टाइम मैनेजमेंट के अंदर की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको देखना होता है क्वेश्चन का सिलेक्शन कितना किया मैंने, यानी क्वेश्चन का जो सिलेक्शन किया है वो कितना किया है, उसके बेस पे। मिड ऑफ द एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मिड ऑफ द एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन लास्ट में बताया यूज ऑफ मार्क फॉर रिव्यू, ये टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है। हालांकि इससे क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में मदद मिलती है। कैसे? तो लेट सपोज कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सपोज ये इंग्लिश का सेक्शन है। ये किसका सेक्शन है? इंग्लिश का सेक्शन। हमारे पास मार्क पर रिव्यू का जो ऑप्शन तो उसे यूज कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पे क्लिक किया, यहां हमको दिखा पैसेज है। अब भाई ये पैसेज है तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो होगा मिनिमम। तो हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे 5वें नंबर पे, हमको दिखा कि यहाँ भी पैसेज है और सेम पैसेज है, तो हम क्लिक करेंगे 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे दिखेगा कि ये भी पैसेज ही है और सेम पैसेज है, यानी अब पैसेज से 10 क्वेश्चन आने वाला है। 10वें नंबर पे क्लिक किया, यहाँ भी दिखा पैसेज, यानी हमको 1 से 10 पैसेज हो गया। 11 नंबर पे क्लिक किया, हमको दिखा डबल फिलर। क्या दिखा? डबल फिलर। अब अगेन 14 नंबर पे क्लिक करेंगे, तो 14 नंबर पे क्लिक किया, देखा कि यहाँ पे डबल फिलर है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन किया 16 नंबर पे, यहाँ हो गया कॉमन एरर। जैसे डबल फिलर हमको दिखा 11 नंबर पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे मार्क फॉर रिव्यू। क्या क्लिक करेंगे? मार्क फॉर रिव्यू। जैसे मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, इसका कलर क्या हो चुका होगा? चेंज हो चुका होगा, कलर चेंज हो चुका होगा। यानी आपको पता रहेगा कि 11 से 15 हमको बनाना है। फिर 16 से दिखा कॉमन एरर है, यहाँ भी यूज करेंगे मार्क फॉर रिव्यू और देखेंगे 20 तक कॉमन एरर है। इस तरीके से मार्क फॉर रिव्यू का यूज करते हुए सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 35 क्वेश्चन तक को देख लेना है विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपका ये काम होना चाहिए। ये है रियल सिलेक्शन और ये है रियल यूज ऑफ मार्क फॉर रिव्यू। जब आप ये करते हो तो आपको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है, क्योंकि आपने क्या यूज किया? मार्क फॉर रिव्यू किया है। जब कौन सा क्वेश्चन कहाँ ये आपको पता है, तो बाकी का जो 18 मिनट है उसमें क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को जल्दी रिसॉल्व करेंगे। अब बोलेगा सर 1 मिनट और बच गया, तो ये जो 1 मिनट होता है ना मेरे भाई, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर 59 सेकंड दिखेगा, जैसे आपके टाइमर के ऊपर आपको रेड कलर में 59 सेकंड दिखेगा ना, आपका दिमाग ना थोड़ा सा पॉज हो जाता है, काम करना थोड़ा धीरे नहीं स्लो कर देता है। आप सोचिए कौन सा क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन बना, और इसी में आपका 1 मिनट निकल जाता है। हालांकि अगर आप स्मार्ट इनफ है तो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को उस पर्टिकुलर पीरियड में पकड़े उसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो ये बेटर होता है। उस समय आप 1 मिनट का यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 18 मिनट का ही सारे सेट होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या चूज करेंगे हम लोग? मार्क फॉर रिव्यू का। अब मैंने बोला मिड ऑफ द एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट की बात करें। लेट सपोज कि मिड ऑफ द एग्जामिनेशन में मैं पजल बना रहा था। मैंने 3 पजल तो सॉल्व कर लिया है 10 मिनट में, लेकिन जो चौथा पजल मैंने अटेम्प्ट किया, इसको मैंने सॉल्व किया लेकिन सॉल्व हो नहीं रहा है। 4 मिनट बीत चुके हैं, 5 मिनट बीत चुके हैं, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, हम इसी में दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने दिमाग से बात करना है, कहना कि बउआ रुक जा, तुमको भी नहीं बनाएंगे, हम बाकी क्वेश्चन को बनाएंगे। क्योंकि आपने सिर्फ 3 पजल सॉल्व किया, सिर्फ 12 ही क्वेश्चन सॉल्व किया, 15 ही क्वेश्चन सॉल्व किया ना, आपने 15 ही क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपका 15 मिनट समय जा चुका है। आपके पास मात्र 3 मिनट है, 3 से 4 मिनट है, लेट सपोज 4 मिनट है, 19 मिनट का एग्जामिनेशन अगर बात करें, आपके पास सिर्फ 4 मिनट है। अब इस 4 मिनट में आपको क्या करना होगा? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होगा, इन सबको बनाना है। इन सबको क्या करना है? बनाना है। रीजनिंग का एग्जामिनेशन देते समय आप दिमाग में एकदम फिक्स हो जाइए क्या कि पहले का जो समय होगा, यानी पहले का 5 मिनट होगा, पहले के 5 मिनट में अगर कोडिंग डिकोडिंग देखता है वो बना जाइए, इनइक्वालिटी देखता है वो बना जाइए, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन वो बना जाइए पहले के 5 मिनट में, पहले के 5 मिनट में ये कर जाइए। नेक्स्ट जो 5 से 10 मिनट का समय होगा, 5 से 15 मिनट का जो समय होगा, 5 से 15 मिनट, इसमें अटेम्प्ट कीजिए पजल को। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझिए, आप इसको 2 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं।
अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे तो आपको लगेगा कि मैंने 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। जब ये कॉन्फिडेंस होगा तो आप ये पजल को 10 मिनट में हो सकता है, 10 से 12 मिनट में हो सकता है, आप 4 पजल आराम से अटेम्प्ट कर लें। 4 पजल आप आराम से क्या कर ले, अटेम्प्ट कर ले। तो आप जैसे ये 4 पजल अटेम्प्ट कर लेते हैं, 10 पजल, 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, आप 30 क्वेश्चन पे हुए कब, तो आप 15 से 18 मिनट के अंदर, 15 से 17 मिनट के अंदर, 17 मिनट के अंदर आपके पास 30 क्वेश्चन बना हुआ होगा। तो बाकी का जो 3 मिनट बचा, इसको 3 मिनट में आप आराम से 3 से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। दैट इज 100% श्योर। 3 मिनट में 2 ही मिनट ले लीजिए, 19 मिनट का एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। 2 मिनट में 3 से 4 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है कि पहले ही से टाइम के, मतलब टाइम के स्टार्टिंग में 1 से 12 मिनट में शुरुआत में ही सारे पजल को सॉल्व कर जाइए, सारे पजल को सॉल्व कर दिया। अगर सारा पजल आपने इस समय में सॉल्व कर लिया तो आपके पास फुल कॉन्फिडेंस होगा बाकी सारे क्वेश्चन तो मेरे हाथ का खेल है। यानी आप 18 मिनट में अब 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। लेकिन इसमें एक रिस्क है। रिस्क क्या है कि अगर आपने जो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया पजल, आपको लगा कि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा, ये इस क्वेश्चन से बना पाएंगे, लेकिन गलती से फंस गए, तो जब फंस जाएंगे तो आपको पहले समय कब बीतेगा आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आपके पास दिखेगा 20 मिनट है, आप कहिए कि चलो ना इसे 5 मिनट दे सकते हैं, चलो ना 7 मिनट दे सकते हैं। जैसे 5 मिनट 7 मिनट दे चुके होंगे और 7 मिनट में आप पजल सॉल्व करके आ रहे हो, तो बाकी का जो 13 मिनट 12 मिनट समय बचेगा उसमें आपके ऊपर गंदा वाला प्रेशर बन जाता है, और उस प्रेशर को आप फिर झेल नहीं पाते और फिर एग्जामिनेशन खराब होने लगता है। तो उससे बेस्ट ऑप्शन होता है कि स्टार्टिंग के 5 मिनट में आप इजी वाला क्वेश्चन बना लो, 10 क्वेश्चन, ताकि आप फिक्स हो जाओ कि नहीं भाई 5 मिनट 10 क्वेश्चन बन चुका है, अब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग टाइम होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होगा, आप आसानी से एग्जामिनेशन में एक्सेल कर पाओ। समझ रहे गाइस? तो इस तरीके से आपको यूज कर लेना है। एंड रिमेंबर, यूज ऑफ मार्क फॉर व्यू जरूर करें। क्वेश्चन का सिलेक्शन इज मस्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, मार्क फॉर व्यू का यूज करके। अब हम लोग बात करेंगे टाइम एनालिसिस करने वाले कट ऑफ का। नहीं, प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या था उसकी बात कर रहे हैं। देखिए कट ऑफ की बात कर रहे हैं 2020 में, ये जो कट ऑफ है गाइस याद रखिएगा, ये अनरिजर्व कैटेगरी का है, यूआर का है, रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ। तो पिछले साल यानी कि 2020 की कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ देखिएगा, आंध्र प्रदेश से गया था कितना 68, बिहार में गया था 68.75। समझ रहे बात? बिहार में हमारा ये कट ऑफ था। छत्तीसगढ़ में था 68.75, दिल्ली में 76 कट ऑफ गया था अभी तक का हाईएस्ट, फिर अगेन 66, 68.5, 69.68, अब देख रहे हैं 76, 77, 72, 71, 69.75। यानी आपको दिख रहा है क्या कि 2020 में जो कट ऑफ गया था, मैक्सिमम जो कट ऑफ गया था वो गया था 76.50। यानी 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 अगर हम प्रीवियस ईयर की तुलना में बात करें तो मेरा इस बार का कट ऑफ भी हम मानेंगे कि 77 या 78 कट ऑफ जा रहा है। यानी कि हमारा जो टारगेट सेट क्या हो जाएगा, हमारा टारगेट सेट क्या हो जाएगा कि हमको 80 मार्क्स लेके आने हैं। किसमें? एसबीआई क्लर्क के प्री में हमको 80 मार्क्स लेके आने हैं। जब हम 80 मार्क्स लेके आएंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। हालांकि कट ऑफ मैटर करता है नंबर ऑफ सीट और नंबर ऑफ एस्पिरेंट के ऊपर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन, उस पर डिपेंड करता है। बट हम लोग प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से हम लोग ये जज कर पा रहे हैं कि हाईएस्ट कट ऑफ 77.50 गया था, तो उसके रिगार्डिंग हम कोशिश करें कि 80 मार्क्स हम लोग इस बार अटेम्प्ट करें। समझ रहे गाइस? 80 मार्क्स हमारा इज द टारगेट। नाउ नेक्स्ट 2019 की बात करें, 2019 में जो हमारा कट ऑफ गया है, 2019 की कट ऑफ एनालिसिस की बात करें, 2019 में जो हमारा कट ऑफ गया वो मैक्सिमम देखिए कितना गया, मैक्सिमम अगेन 77 है यहाँ पे, और कोई है हमारे पास क्या, और देखिए 81.75 जम्मू कश्मीर रह गया है। बिहारी कट ऑफ की बात करें 76 है। यानी आप दोनों केस में देखिएगा तो 80 मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे, 80 मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे। अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको 80 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको 80 मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा, तो अब देखिए रीजनिंग में आपको कम से कम 30 बनाना ही होगा। अगर रीजनिंग में 30 लेके आ रहे हैं तो मैथ में कम से कम 25 चाहिए, और इंग्लिश में भी कम से कम 25 चाहिए, तब जाके आप 80 मार्क्स पे आ रहे हैं, तब जाके आप 80 मार्क्स पे आ रहे हैं, तब जाके आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है।
या तो फिर आप रीजनिंग में 35 लेके आइए, मैथ में 25 चाहिए ही चाहिए, इंग्लिश में 20 लेके आइए, तब भी जाके आपको 80 मार्क्स मिल रहा है, और जो कि आसानी से अचीव कर सकते हैं आप, क्योंकि ये कलर का एग्जामिनेशन है गाइस। ये किस एग्जामिनेशन है? कलर का एग्जामिनेशन है, तो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे एग्जामिनेशन देना है, और यही स्ट्रैटेजी मैंने अपनाया था जिससे कि मेरा एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, सारे एग्जामिनेशन जो मैंने दिए हैं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस।